Hello, my dear students. So, I am back with the second lecture of the chapter Crafts and Industries. So, let's continue our chapter. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वीवर्स वाला टॉपिक. वीवर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वीवर्स थे उनकी हेरिडिटरी जॉब चली आ रही थी. ये जो उनका ऑक्यूपेशन था वो हेरिडिटरी था कि वो जनरेशन बाय जनरेशन जो क्लॉथ प्रोडक्शन है उसका काम करते थे. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से कंट्रोल जमाया हुआ था इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे, ये हमने पढ़ा भी कि वो फोर्स करते थे उन्हें कि जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही सेल कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को और कोई किसी को सेल नहीं कर सकते. सो इंडियन टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में डिक्लाइन किस तरह से आया, आज हम इस लेक्चर में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं. सो द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इन ब्रिटेन अफेक्टेड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे ही ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुई, डेवलप हुई, तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा उस चीज़ से. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अब ब्रिटिश टेक्सटाइल से कॉम्पीट करना पड़ रहा था इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट, क्योंकि ब्रिटिश टेक्सटाइल अब यूरोपियन मार्केट में भी बिक रहा था और अमेरिकन मार्केट में भी बिक रहा था. सेकेंडली, with the imposition of custom duties, export of Indian textiles to Britain became more and more difficult. अब क्योंकि कस्टम ड्यूटी लगती थी कोई भी प्रोडक्ट ब्रिटेन में भेजने में, तो इसी वजह से इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था. कई सारे जो वीवर्स और क्राफ्ट्समैन हैं इंडिया में, उनको अपने प्रोफेशन छोड़ने पड़ रहे थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो वहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक सेल कर सकें. और ब्रिटिश और यूरोपियन कंपनीज जो थी उन्होंने इंडियन गुड्स को बाय करना बंद कर दिया था. जो गोमस्थास थे, उन्होंने गोमस्ता का काम ये भी था कि वो लोन्स प्रोवाइड करते थे, वीवर्स को एडवांस मनी दिया करते थे. उन्होंने लोन्स प्रोवाइड करना भी बंद कर दिया, एडवांस मनी देना भी बंद कर दिया. तो इसी वजह से जो इसी प्रोफेशन में जो टेक्सटाइल प्रोफेशन के लोग थे उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था. कई सारे जो वीवर्स थे उन्होंने पिटिशंस लिखे गवर्नमेंट तक कि उनकी हेल्प की जाए. बट बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी तक ब्रिटिश टेक्सटाइल जो थी उसको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन मिल गया था वर्ल्ड मार्केट में और वो फेमस हो गई थी. 1813 में एक एक्ट फिर से पास किया गया जिसका नाम था चार्टर एक्ट. कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट. और इसको पास किया गया था 1813 में. तो चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ख़त्म हो चुकी थी. इसका रिजल्ट ये हुआ कि काफ़ी सारे जो ब्रिटिश गुड्स थे वो अब इंडिया आने लगे एंड ऑल दीज ब्रिटिश गुड्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग ड्यूटीज़. और इन सभी ब्रिटिश गुड्स को ड्यूटी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं थी. ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सारी ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडियन मार्केट्स में भर भर के इंट्रोड्यूस हो चुके थे. 1830 तक इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स आने लग गए थे. 1880 तक इंडिया में जो 2/3 कॉटन यूज़ किया जाता था वो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बनाया हुआ था. कुछ वीवर सिटीज़ में टाउन्स में चल गए काम की तलाश में, कुछ ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया और जो कुछ वीवर्स थे सम ऑफ देम वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क एट प्लांटेशंस इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. कुछ अफ्रीका साउथ अमेरिका चले गए प्लांटेशंस पे वर्क करने. Some even found work in new cotton mills that were set up in India. कुछ जो वर्कर्स थे, वीवर्स थे, वो प्लांटेशन मिल्स में जॉब करने लग गए जो कि इंडिया में सेटअप की गई थी. ठीक है, अब इंडियन कॉटन मिल्स की बात की जाए तो इंडिया में फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप हुई थी बॉम्बे में 1854 में बाय कावसजी नाना भाई ने फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप की थी इंडिया में. ठीक है, बॉम्बे हैड इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना. इंडिया टू इंग्लैंड और चाइना बिक जाता था सारा कॉटन 19th सेंचुरी में. तो इसी वजह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा कॉटन एक्सपोर्ट करता था. इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ ब्लैक सॉइल ऑफ वेस्टर्न इंडिया विच वॉज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन. इंडिया में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सॉइल थी इसी वजह से वो सूटेबल थी कॉटन की ग्रोथ के लिए. जब कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आई सो उनको इजीली सप्लाई मिलने लगी रॉ मटेरियल्स की. कई सारी कॉटन मिल्स जो थी
They were set up in other cities such as Ahmedabad, Kanpur, Nagpur and Sholapur. By 1900, there were more than 80 cotton mills in Bombay itself. मतलब बॉम्बे में 80 से ज़्यादा cotton mills बन चुकी थी 1900 तक. And these mills were mostly operated by Gujarati and Parsi businessmen. इन मिल्स को मोस्टली कौन ऑपरेट करता था? गुजराती और पारसी बिजनेसमैन ऑपरेट करते थे. इन मिल्स की जो ग्रोथ थी उसकी वजह से लेबर की डिमांड बढ़ी और कई सारे क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस और पीजेंट्स जो थे वो सिटीज़ में चल गए इन मिल्स में वर्क करने के लिए, क्योंकि वो बेरोजगार हो चुके थे ऑलरेडी. तो इन मिल्स में वर्क करने के लिए वो सिटीज़ में चले गए. शुरुआत में जो टेक्सटाइल फैक्ट्री थी इंडस्ट्री इंडिया की, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई and it found it difficult to compete with cheap British textiles. Most countries favored industrialization in their country by changing custom duties on imported goods. अब कई सारी कंट्रीज ने कस्टम ड्यूटीज बदल के और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया. बट इंडिया ऐसा नहीं कर सकता था. ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया पे कौन राज कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश कंट्री जो ब्रिटेन था वो राज कर रही थी इंडिया पे. तो इंडिया के केस में क्या था कि हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते थे उस टाइम पे. दैट इज़ वाई हम कस्टम ड्यूटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते थे या इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकते थे. दैट इज़ वाई इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना ईजीली, इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया गया. However, since India was under British rule, she could not take any such step. Instead, the British changed the duties on exports from India to Britain. जबकि इम्पोर्ट में ड्यूटी लगती है बट एक्सपोर्ट में ड्यूटी लगा दी गई थी. अच्छा, ड्यूटी मतलब वो ड्यूटी, एक तो ड्यूटी अलग होती है, ड्यूटी चार्जेस भी को भी कहते हैं, जो कि किसी भी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा मनी लगती है और उसको कहते हैं ड्यूटी फीस. तो इंडियन कॉटन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पहला प्रोजेक्ट जो था वही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान था, जब फैक्ट्री प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया. वहाँ पर इंग्लैंड में क्या हुआ कि इस पीरियड में इंपोर्ट होने में प्रॉब्लम आ रही थी. दैट इज़ वाई वहाँ पर डिक्लाइन हो गया फैक्ट्री प्रोडक्शन, इंपोर्ट डिक्लाइन हो गया और इंडियन फैक्ट्रीज़ को बोला गया कि वो मिलिट्री के लिए क्लॉथ की सप्लाई की करें. जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी भी रिक्वायरमेंट इमर्ज हुई. दैट इज़ वाई काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश हुई इस दौरान. एंड दोज वर जूट इंडस्ट्रीज, शुगर, आयरन एंड स्टील, कोल माइनिंग, प्लांटेशन इंडस्ट्रीज. तो ये सारी इंडस्ट्रीज इमर्ज हुई इस दौरान. ठीक है, तो ये चीज़ें हुई. इसी वजह से इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसको थोड़ा सा स्पर्ट मिला, थोड़ी सी किक मिली कि वो आगे मूव कर सके, थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन कॉटन इंडस्ट्री, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो इंडियन कॉटन इंडस्ट्री ने अपनी मोनोपोली जमा ली थी और सारे मार्केट में इंडियन कॉटन इंडस्ट्री का ही बोलबाला था, उसी का नाम चल रहा था. क्योंकि इंडियन कॉटन इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें फॉरेन मार्केट्स तक फॉरेन प्रोड्यूसर्स तक पहुंच चुकी थी. तो ये सारा था इंडियन कॉटन मिल्स के बारे में. अब केस स्टडी हम पढ़ने जा रहे हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया में हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडस्ट्री सेटअप होने की वजह से हैंडमेड से मशीन मेड गुड्स यूज़ करने लग जाते हैं हम लोग. ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका ऑपोजिट है. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. ऑल्दो उनकी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती है बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं काफ़ी सारे लोगों को. और इंडस्ट्रीज़ के आसपास ही हैबिटेट एस्टेब्लिश हो जाता है, लोग वहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं और वर्क करते हैं इंडस्ट्रीज़ में. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन can be defined as the process of social and economic change caused by the decline in the indigenous crafts and industries and the income generated from it. जब हमारे खुद की कंट्री के क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ में डिक्लाइन आता है, उसमें जो चेंज आता है इकोनॉमिक वे में, मतलब पैसे से रिलेटेड, और उसमें डिक्लाइन आने लगता है, तो उस समय पे ये जो चीज़ हो रही होती है इसे कहते हैं, ये जो सिचुएशन इमर्ज हुई इसको कहा जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन.
क्योंकि एस्टेब्लिश हुई इंडस्ट्रीज़ को फ़र्क पड़ रहा है और अब वो बंद होने की कगार पे है। तो इसलिए उल्टा प्रोसेस है, दैट इज़ वाई इसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडियन टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस था मुग़ल रूल के दौरान। मुग़ल रूल के ख़त्म होते होते ही जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे उसके जो पसंद करने वाले लोग थे वो ख़त्म होते गए, कम होते गए, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी सी कॉस्टली हुआ करती थी क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे। और ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ, जैसे ही वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होने की वजह से जो मशीन्स मेड प्रोडक्ट्स बनने लगे वो काफ़ी ज़्यादा चीप थे और कलरफुल थे। चीप और कलरफुल होने की वजह से इंडियन मार्केट्स में वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाने लगे और उनकी सेल ज़्यादा होने लगी। मिडिल 18th सेंचुरी तक इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे थे, डिमांड भी थी उनकी। यूरोपियन मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, सप्लाई हो रही थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की। यूरोपियन ट्रेडर्स और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा था इंडियन प्रोडक्ट्स को सेल करके। इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के बराबर का कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं था उस टाइम पे, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को सिंबल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप कहा जाता था। मतलब जो यहाँ के कारीगर थे, यहाँ के जो आर्टिस्ट थे, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से यहाँ के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते थे। दैट इज़ वाई उसका कोई मुकाबला नहीं था उस टाइम तक। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो था एक हाउस होल्ड नेम हो चुका था इंग्लैंड में, और ये काफ़ी ज़्यादा हाउस होल्ड नेम हो चुका था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिकने लग गया था। बट जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वही बात हुई कि प्रोडक्ट्स जो थे वो चीप होने लगे, और चीप रेट होने की वजह से लोगों को लगा कि नहीं, चीप रेट के प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। प्लस कलरफुल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने लग गए क्योंकि मशीन से बनाए जाते थे और लार्ज स्केल पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता था। तो मार्केट्स जो थे उसमें ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारे प्रोडक्ट्स आने लगे, बट मशीन्स भी बिकने लगी इस चीज़ के लिए, ताकि और भी लोग ये काम स्टार्ट कर सके। तो जो ब्रिटिश मशीन प्रोडक्ट्स थे वो अनफेयर कंपटीशन में आ गए। उनका ऑल्दो कोई कंपटीशन नहीं था इंडियन गुड्स के साथ, बट ठीक है, वो मार्केट में आ गए और चीप रेट्स में मिल रहे थे तो लोगों को वो पसंद आने लगे। जबकि क्वालिटी वाइज कोई कंपटीशन नहीं था, इंडियन प्रोडक्ट्स अभी भी क्वालिटी में टॉप नंबर पे स्टैंड करते थे। इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको उसके बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा इस चीज़ से। हैंडीक्राफ्ट बिजनेस बिल्कुल डिक्लाइन हो गया क्योंकि हैंडीक्राफ्ट मटेरियल जो होते हैं वो इतने ज़्यादा चीप नहीं होते, उनको बनाने में मेहनत लगती है, रॉ मटेरियल लगता है, तो उसको चीप प्राइसेस पे नहीं बेचा जा सकता। बट उसकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने की वजह से जो वो प्रोडक्ट्स थे वो यूरोपियन मार्केट से बाहर आ गए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की हुई थी, हमने पहले भी पढ़ा था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिक्लाइन करने के लिए। वो मोनोपॉली थी, उसको कहा जाता था वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी इन्होंने अप्लाई करी हुई थी, जिसमें क्या होता था, सिर्फ इंडिया के जो गुड्स थे वो जब एक्सपोर्ट किए जाते थे तब उन्हीं पे सिर्फ टैक्स लगता था। अदरवाइज यूएस से या फिर इंग्लैंड से जो गुड्स आते थे उन पर टैक्स नहीं लगता था, ड्यूटी चार्जेस नहीं लगते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से काफ़ी फॉरेन मार्केट्स और जो थे वो क्लोज हो गए इंडियन मार्केट्स के लिए। इंडियन गुड्स अब वहाँ पर नहीं जा रहे थे फॉरेन मार्केट्स में, इंडियन गुड्स की अब सेल ज़्यादा नहीं हो रही थी और फॉरेन मार्केट्स में इंडियन गुड्स की डिमांड भी कम हो गई थी। तो इसी वजह से जो यहाँ के क्राफ्ट्समैन आर्टिसंस थे वो जॉबलेस हो गए। जॉबलेस होने की वजह से अब उनके पास कोई काम नहीं रहा क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो 1864 में जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ तो रॉ कॉटन की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी सदर्न स्टेट में यूएसए के। बट अब क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था गुड्स का, तो इसी वजह से रॉ कॉटन की प्राइस बढ़ गई। प्राइस इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब ये कॉटन जा रहा था ब्रिटेन और वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, इस वजह से इसकी प्राइस इंक्रीज थी। तो इंडियन व्यूअर्स यहाँ से कॉटन खरीद कर उस सिविल वॉर के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बना पाए क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली हो गया था। दैट इज़ वाई जो इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स हो गई और उसका काफ़ी ज़्यादा असर हमको देखने को मिला उस समय पे।
क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिंक्ड थी, रिलेटेड थी, जैसे कि डाइंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, उनको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा। अब बात की जाए आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का हम एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे यहाँ पर कि इंडिया में आयरन स्टील इंडस्ट्री की क्या खासियत थी। तो जो टीपू सुल्तान है, जो महाराज थे मैसूर के, उनकी स्वॉर्ड के बारे में हम डिस्कस करके इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो स्टील की बनी हुई थी और वो हाई क्वालिटी कटिंग एज के लिए फेमस थी। उसकी जो कटिंग एज थी वो इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की थी कि उससे एक वार में ही सामने वाले का किसी भी तरह का आर्मर हो वो टूट जाता था, वो कट जाता था। ये उनकी तलवार की खासियत थी, किसी भी तरह का आर्मर हो उसके दुश्मन का, टीपू सुल्तान के तलवार से वो आर्मर कट जाता था। और ये तलवार इतनी अच्छी क्यों थी? क्योंकि हाई क्वालिटी स्टील से बनी हुई थी। और इसका जो हैंडल था, द स्वॉर्ड विच कुड कट थ्रू एनी काइंड ऑफ आर्मर फॉर इट्स इंट्रिकेटली कार्व्ड एंड एनग्रेव्ड हैंडल। तो उनका इंट्रिकेटली कार्व्ड और एनग्रेव्ड हैंडल था, उसकी वजह से वो इतनी बैलेंस तलवार थी, इतनी बैलेंस स्वॉर्ड थी कि वो इजीली किसी भी आर्मर को कट कर सकती थी। ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी ट्रीट की जाती है, विद इट्स हार्ड एंड शार्प एज मेड ऑफ वुड्स। जो अब इस ब्लेड, ये जो तलवार है इसकी ब्लेड जो है, ये देखिए, ये जो तलवार है इसकी ब्लेड की जो एज है जहाँ से किसी भी चीज़ को कट किया जा सकता है, वो वुड्स स्टील से बनी हुई थी। एक स्टील था, उसका नाम था वुड स्टील, उससे बन के बनी थी ये। वुड स्टील का नाम आया है कन्नड़ से। कन्नड़ लैंग्वेज का वर्ड है उक्कू, उस वर्ड से आया है वुड्स। इट इज़ ऑल्सो मैंशनड एज हुक्कू इन तेलुगु एंड उरुक्कू इन मलयालम। तो इस वुड स्टील को अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर जाना जाता है, बट इन सभी का मतलब है स्टील। तो वुड स्टील की स्पेशलिटी ये थी दैट इट वॉज मेड ऑफ हाई कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन कंटेंट। आयरन के कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा कार्बन क्रिस्टल्स होते हैं वुड स्टील में। साउथ इंडिया में ये प्रोड्यूस होता है, पूरे साउथ इंडिया में वुड स्टील प्रोड्यूस होता था। और जो भी स्वॉर्ड्स वुड स्टील से मिलके बनती थी वो बहुत ज़्यादा केपेबल थी शार्प एज प्रोड्यूस करने की। उनकी एज बहुत शार्प होती थी विद अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न, उसमें फ्लोइंग वाटर पैटर्न बनाया जाता था और शार्प एज होती थी उसकी। 1800 में फ्रांसिस बुचानन, a geographer, zoologist and botanist from Scotland, toured most of the South India. He studied the technique of how wood steel was created in smelting furnaces in Mysore. तो फ्रांसिस बुचानन ने इंडिया में पूरा साउथ इंडिया का टूर किया और उन्होंने सीखा कि यहाँ पर जो स्मेल्टिंग फर्नेसेस होती है वहाँ पर वुड स्टील मैसूर में किस तरह से बनाया जाता है। इन्होंने काफ़ी सारी फर्नेसेस को ऑब्जर्व किया जिसमें आयरन को मिक्स किया जाता था चारकोल के साथ और उसको क्ले पॉट्स में रख दिया जाता था। जो टेम्परेचर होता था वो करेक्टली एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक लाया जाता था और फिर उसके बाद स्टील इंगॉट्स बनाए जाते थे। आउट ऑफ दी स्टील इंगॉट्स द स्किल्ड स्मेल्टर्स एंड स्वॉर्ड मेकर्स वुड क्रिएट स्वॉर्ड्स इन इंडिया। अब इन इंगॉट से स्वॉर्ड बनाई जाती थी, उसको घिस के अच्छे से स्वॉर्ड बनाई जाती थी। वेस्ट और सेंट्रल एशिया में और इंडिया के वेस्ट और सेंट्रल एशिया में, इंडिया में और इन सभी जगहों पर ये वाली स्वॉर्ड का प्रोडक्शन होता था। मैनी यूरोपियन ऑब्जर्वर्स एंड मेटलर्जिस्ट स्टडीड वुड्स। काफ़ी सारे यूरोपियन ऑब्जर्वर्स और मेटलर्जिस्ट ने वुड स्टील को पढ़ा, उसको समझा कि किस तरह से बनाया जाता है ये। इवन माइकल फैराडे, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया है, उन्होंने भी 4 साल लगा दिए इस वुड स्टील की क्वालिटीज़ को जानने में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में। But sadly, by mid-19th century, the widespread knowledge and technique of making wood steel was completely lost. तो इस समय तक वुड स्टील के बनाने की 19th सेंचुरी तक, mid-19th सेंचुरी में आकर जो वुड स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई और अब वुड स्टील बनाना बंद हो गया था। This was because the advent of iron and steel from England drastically affected the iron smelters and other craftsmen in India after the British started ruling in India. अब आयरन स्टील इंडस्ट्री पे इसी चीज़ का असर पड़ा
जब ब्रिटिश ने रूल करना स्टार्ट किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रोडक्शन होता था वो ब्रिटेन में होता था, और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के जब रूल करने की वजह से इंडिया की जो आयरन स्टील इंडस्ट्री थी उसको काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले, और यहाँ के जो स्मेल्टर्स थे और दूसरे क्राफ्ट्समैन थे उनको अपना काम बंद करना पड़ा. As in the case of wood steel, the production of steel needed a special and highly skilled method of refining iron. At the end of 19th century, the work of iron smelting was done almost in all parts of India. Almost every district in Bihar and central India had a large number of smelters who spent their day making iron for creating many implements, tools and handy weapons. Several communities like Agarias were smelters by profession. In most of the places, the furnaces were made using sun-dried clay bricks. The men engaged themselves in smelting while the women helped to pump the bellows to keep the charcoal burning. तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट होती थी, तो इसी वजह से पूरे इंडिया में आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया. आयरन का प्रोडक्शन होने की वजह से आयरन प्रोडक्शन बट प्लस उसको रिफाइन करने के लिए हाईली स्किल्ड मेथड्स चाहिए होते थे आयरन को रिफाइन करने के लिए. और 19th सेंचुरी के एंड तक आयरन स्मेल्टिंग का काम होने लग गया पूरे इंडिया में, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी इंडिया पे, और उनके राज करने की वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आयरन की होने लगी, क्योंकि उन्हें डिफरेंट मशीन्स बनाने की ज़रूरत पड़ती थी. इसी वजह से हर इंसान, हर सिटी, हर कंट्री में आयरन को ही बना रहा था और आयरन फर्नेसेस में ही लगा रहता था. प्लस मेल्स जो थे वो तो इसमें मैन जो करते थे, ह्यूमन वर्क जो होता था काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का वर्क वो मेल्स करते थे, और जो फीमेल्स थी वो उनको हेल्प करती थी. फर्नेसेस जो होती थी वो क्ले ब्रिक से बनाई जाती थी. मेन जो थे वो स्मेल्टिंग करते थे, और जो फीमेल्स थी वो दे यूज टू पंप द बेलोस टू कीप द चारकोल बर्निंग. मतलब वो जो फर्नेस होती थी उसको पंप करती थी हवा से ताकि फर्नेस जलती रहे और टेम्परेचर डिक्लाइन ना हो. सो डिक्लाइन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग. अब इन आयरन स्मेल्टिंग के क्राफ्ट का डिक्लिनेशन कैसे आया? ये जो स्मेल्टिंग फर्नेसेस थी लेट 19th सेंचुरी में, उसमें किस अलग अलग तरह से चेंजेस आए. कई रीजंस थे चेंजेस आने के, और यही रीजंस हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं. जो फॉरेस्ट लॉज थी वो फॉरेस्ट लॉज लगा दी गई बाय द ब्रिटिश, डिड नॉट अलाउ द विलेजेस टू कलेक्ट वुड्स फ्रॉम द रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज. अब रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज से उनको वुड्स कलेक्ट नहीं करने दिया जाता था. वुड्स नहीं कलेक्ट करेंगे तो फर्नेसेस कैसे जलाएंगे? फर्नेस नहीं जला पाएंगे तो फिर सोर्स ऑफ वुड तो चाहिए ही थी उनको फर्नेस जलाने के लिए, तो वुड ही नहीं मिल रही थी तो फर्नेस नहीं जल रही थी, तो उनका काम रुक रहा था. द विलेजेस, द क्राफ्ट्समैन, द विलेजर्स, द क्राफ्ट्समैन एंड द स्मेल्टर्स ऑल्सो लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ वुड. उनका सोर्स ऑफ वुड उनका रुक गया, उनको सोर्स नहीं मिल रहा था वुड कलेक्ट करने के लिए. द स्मेल्टर्स नीडेड द वुड फॉर चारकोल एंड ऑल्सो फॉर आयरन ओर दैट वॉज फाउंड इन सम ऑफ दीज फॉरेस्ट एरियाज. This caused the smelters to give up their professions and made them choose different work in places far from these furnaces or village. अब क्योंकि उनको लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी, लकड़ी से चारकोल बनता था और उनको आयरन ओर के लिए काफ़ी यूज़ आती थी लकड़ी, बट अब उनको लकड़ी ही नहीं मिल रही थी तो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और उन्होंने दूसरी जगहों पर दूसरी विलेजेस में काम तलाशना चालू कर दिया. तो इस वजह से आयरन स्मेल्टिंग में कमी आती गई. दूसरी चीज़, कई प्लेसेस पे जहाँ पर जब ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर्स अलाउड द स्मेल्टर्स टू कलेक्ट वुड फ्रॉम द रिजर्व फॉरेस्टर्स, they were forced to pay high taxes to be allowed to use their own furnaces. This further gave a financial blow to the low income earning smelters. अब जिन स्मेल्टर्स की ऑलरेडी लो इनकम थी उनको कई बार चांस मिल जाता था वुड कलेक्ट करने का. ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेस्ट ऑफिसर्स अलाउ करते थे, पर वो उनसे फिर टैक्स लेते थे कि आप हमारे जंगलों से वुड कलेक्ट कर रहे हो तो टैक्स दो. ऑल्दो इंडिया के जंगल थे, बट क्योंकि उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था तो अब वो कहते थे कि आप हमारे जंगल से वुड कलेक्ट कर रहे हो तो आप इस चीज़ पर टैक्स दो. और इसी वजह से जो गरीब आदमी था वो गरीब होता जा रहा था. स्मेल्टिंग जो कर रहे थे, जो लोग कर रहे थे, उनके पास अगर इतना पैसा नहीं होता था तो अगर वो टैक्स भी देंगे तो
वो और गरीब हो जाएंगे। तो इसी वजह से उन्होंने ये काम छोड़ना स्टार्ट कर दिया। थर्ड रीज़न क्या था? बाय द लेट 19th century, when Britain was importing iron and steel into India, the Indian ironsmiths began using it and made many articles to sell. In due time, the demand for the iron and steel from Indian smelting furnaces diminished. लेट 19th सेंचुरी में जब ब्रिटेन इंपोर्ट करने लगा था आयरन और स्टील को इंडिया में वहाँ से, तो इंडियन आयरन स्मिथ्स जो थे उन्होंने उस आयरन को यूज़ किया और कई सारे आर्टिकल्स बनाने स्टार्ट कर दिए और उसको बेचने लग गए। आयरन मेड आर्टिकल्स बेचने लगे। कुछ टाइम में ही आयरन और स्टील की जो डिमांड थी फ्रॉम इंडियन स्मेल्टिंग फर्नेसेस वो डिमिनिश हो गई, क्योंकि इंडिया के जो स्मेल्टर्स थे उन्होंने इम्पोर्टेड आयरन यूज़ करना चालू कर दिया। तो अब इंडिया में जो आयरन बनाया जा रहा था उसकी डिमांड कम होने लगी और इम्पोर्टेड आयरन की डिमांड बढ़ने लगी। तो इंडिया के जब आयरन की डिमांड कम हुई तो जो यहाँ के स्मेल्टिंग फर्नेसेस थे वो ख़त्म होने लगे, क्योंकि अब उनके वर्क का कोई यूज़ ही नहीं था। तो इस तरह से इंडिया का जो आयरन का जो मार्केट था वो डिक्लाइन होता गया, स्मेल्टिंग फर्नेसेस ख़त्म होती गई एक के बाद एक। अब किस तरह से आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया दोबारा, वो हम देखते हैं। The idea of setting up an iron and steel industry in India was initiated by जमशेदजी टाटा। ये एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया था। जमशेदजी टाटा आपने सुना होगा, टाटा ऑर्गेनाइजेशंस। तो जमशेदजी टाटा ने आयरन स्टील इंडस्ट्री इंडिया में इनिशिएट करने का आइडिया सोचा। ही हाउएवर डाइड इन 1904। 1904 में वो एक्सपायर हो गए, बट क्योंकि उनका जो सपना था वो पूरा होने से पहले ही वो ख़त्म हो गए। बट जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी वो सेटअप हो चुकी थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुवर्णरेखा एट साकची। तो रिवर है एक सुवर्णरेखा साकची में, उसके किनारे पे ये इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी ऑलरेडी उनके एक्सपायर होने से पहले, बट उनका सपना पूरा नहीं हुआ था। तो ये सपना पूरा होना था। अब जमशेदपुर में उस जगह, वो जगह अब जमशेदपुर में है, झारखंड में, जमशेदपुर के नाम से जानी जाती है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इनिशिएट हुई वहाँ पर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहा जाता है। तो टिस्को ने स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट करा 1912 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑल्दो 1904 में जमशेदजी टाटा एक्सपायर हो गए थे, बट 1912 में स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज स्लो अंडर द ब्रिटिश एज दे टुक नो स्टेप्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं कर रहे थे, इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा था। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हमने सुना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को बहुत ऑक्यूपाइड हो चुकी थी विद मीटिंग द नीड्स ऑफ वॉर, द इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू रिसीव ऑर्डर्स। अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनको ओवरवर्क करना पड़ रहा था, तो इंडियन इंडस्ट्रीज को ऑर्डर्स मिलने लगे और उन ऑर्डर्स की वजह से ही इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। इम्पोर्ट्स ऑफ स्टील इनटू इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइन। अब इंडिया में जो स्टील आ रहा था ब्रिटेन से वो डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि उस चीज़ के लिए उनके पास टाइम नहीं था, बहुत ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी इंडस्ट्रीज। द ब्रिटेन नाउ लुक्ड टू टिस्को टू प्रोवाइड रेल्स फॉर द इंडियन रेलवे। अब इंडिया में जो रेलवे एस्टेब्लिश किया जा रहा था, रेलवे सिस्टम, उसके लिए जो ब्रिटेन था वो टिस्को से एक्सपेक्टेशंस रखने लगा कि वो रेल्स प्रोवाइड करे इंडियन रेलवे के लिए। वॉर के दौरान टिस्को ऑल्सो हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरेज व्हील्स। वॉर जब चल रहा था उस दौरान टिस्को ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया शेल्स का और कैरियज व्हील्स का। जो रथ होते थे उनके जो व्हील्स होते थे उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 1990 तक 90% ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर जो हो रहा था वो टिस्को से हो रहा था एंड वॉज बॉट बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये चेंज आया हमारी इंडियन स्टील और आयरन इंडस्ट्री में कि 1990 में 90% स्टील मैन्युफैक्चरिंग टिस्को कर रही थी, जो कि इंडियन इंडस्ट्री थी, और वो कौन खरीद रहा था? कॉलोनियल गवर्नमेंट खरीद रही थी। ग्रेजुअली टिस्को जो था वो बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन गया ब्रिटिश एम्पायर में। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ only because British imports declined and the market for Indian goods increased। क्योंकि ब्रिटिश imports decline हो चुके थे तो इंडियन गुड्स का जो मार्केट था वो इंक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट वॉर की वजह से इंडियन स्टील मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आफ्टरवर्ड्स एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड and the industrial class became stronger,
the demand for government protection also grew. The colonial government had to concede many of their demands. जैसे जैसे चेंजेस आए, नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ, तो इंडस्ट्रियल क्लास जो थी वो स्ट्रांग होने लगी इंडिया में भी, और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की डिमांड की जाने लगी कि हमें भी प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, और गवर्नमेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट को इसके लिए कई सारी उनकी डिमांड्स माननी पड़ी. So that's about the chapter, students. Thank you very much.